फार्माकोलॉजी आज हम डिस्कस करेंगे। फार्माकोलॉजी में क्वेश्चन आता है कि कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी क्या होती है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है संयोग। यदि दो ड्रग एक साथ दिए जाए तो उसको हम कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी बोलते हैं। ऐसा हम टीबी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के। इसमें हम दो एंटीबायोटिक साथ में देते हैं जिससे टीबी के पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है। हम इसमें पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल और रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड और सल्फोनामाइड, ये ड्रग्स हम टीबी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। जनरली कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी हम एंटीबायोटिक ड्रग्स में यूज करते हैं जिससे हमें पेशेंट में ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आ सके। कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, एग्जिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे टेट्रासाइक्लिन को हम मिल्क प्रोडक्ट के साथ नहीं देते हैं, है ना, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एंटासिड्स को हम एंटीबायोटिक्स के साथ नहीं देते हैं क्योंकि एंटासिड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं और ये एंटीबायोटिक के साथ कॉन्जुगेशन करते हैं जिससे एंटीबायोटिक का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और वो अपना एक्शन नहीं देती है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। प्रेग्नेंट वुमेन में टेट्रासाइक्लिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इसलिए है क्योंकि उसके बच्चे में इसके नेगेटिव इफेक्ट जा सकते हैं, बच्चों के दांत का, टीथ का डिस्कलरेशन हो सकता है। अब कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन में देने पे उनका ज्यादा बेटर इफेक्ट आता है जिसको हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, यह दो ड्रग हम कॉम्बिनेशन में दे तो वो एक दूसरे के एक्शन को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के एक्शन को इम्प्रूव करते हैं। वैसे हम एमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवुलेनिक एसिड का कॉम्बिनेशन देते हैं। क्लेवुलेनिक एसिड बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है, मतलब बैक्टीरिया को एमोक्सिसिलिन मारने का काम करता है, लेकिन बैक्टीरिया उसके प्रति एक एंजाइम बनाता है जिसको हम बीटा लैक्टमनेस कहते हैं, और ये एंजाइम बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है। एमोक्सिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग होती है, यदि वो रिंग टूट जाएगी तो एमोक्सिसिलिन काम नहीं कर पाएगा। तो हम इसके लिए कॉम्बिनेशन में क्लेवुलोनिक एसिड देते हैं। क्लेवुलोनिक एसिड क्या करता है, बीटा लैक्टमनेस को इनहिबिट कर देता है जिस वजह से एमोक्सिसिलिन का एक्शन इंप्रूव हो जाता है। तो इस तरह से हम ड्रग के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ट्रीटमेंट में और डिजीज के मैनेजमेंट में। जैसे हम पेनिसिलिन के साथ प्रोबेन एसिड देते हैं। प्रोबेन एसिड क्या करता है, यूरिनरी एलिमिनेशन ऑफ पेनिसिलिन को डिक्रीज कर देता है जिससे पेनिसिलिन अपना एक्शन ज्यादा बेटर दे पाता है। और ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। जैसे एट्रोपिन, ये एक कॉलिनर्जिक ड्रग है जो कि फोटोफोबिया कॉज करता है। फोटोफोबिया मतलब होता है जब आप लाइट के कांटेक्ट में आओगे तो आपको एंजाइटी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, आपको लाइट से थोड़ा फियर होने लगेगा। ठीक है, लाइट में आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, इसको हम बोलते हैं फोटोफोबिया। फोटो जो वर्ड है वो लाइट से रिलेटेड है। अब जैसे लॉन्ग टर्म तक यदि हम एनसेड यूज करते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। एस्प्रिन एक पेन किलर कैटेगरी का ड्रग है जो कि एम्प्टी स्टमक पर दिए जाने पर जो म्यूकस लाइनिंग है उसको रैप्चर करता है, डैमेज करता है, और उसके इरोजन की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर कॉज हो सकता है। इंसुलिन ड्रग हम कभी भी ओरल रूट से नहीं देते क्योंकि ये गैस्ट्रिक एसिड के द्वारा इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। विटामिन डी, जब विटामिन डी कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है जिससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डिओडेनम पार्ट होता है वहां से कैल्शियम अवशोषित होता है, तो विटामिन डी के साथ यदि कॉम्बिनेशन में देंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। यदि आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है तो हमें विटामिन सी के साथ कॉम्बिनेशन में देना पड़ेगा। और यदि हमें किसी ड्रग के फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करना है तो हम उसको सबलिंगुअल रूट से भी दे सकते हैं। सबलिंगुअल रूट में हम टंग के नीचे मेडिसिन को रखते हैं और वहीं से वो एब्जॉर्ब होकर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। तो ये भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका होता है, इससे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब होता है जब हम ओरल रूट से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक में हिपैटिक पोर्टल के थ्रू हमारे लिवर में पहुंचता है और लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है, उसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो ओरल रूट से जो ड्रग लिए जाते हैं उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए ओरल रूट से लिए जाने वाले ड्रग्स का डोज हम बढ़ा के देते हैं, है ना। बायो अवेलेबिलिटी भी कम रहती है जो ड्रग हम ओरल रूट से लेते हैं। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग विच इज अवेलेबल टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉर गिविंग एक्शन। जो ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा वही टारगेट साइट तक पहुंचेगा और अपना एक्शन देगा। साइट ऑफ टारगेट कुछ भी हो सकता है, हार्ट में जैसे ड्रग के यदि रिसेप्टर है तो वहां पर बाइंड करके वो अपना एक्शन देगा। किडनी साइट ऑफ एक्शन हो सकता है, कोई बॉडी का कोई भी पर्टिकुलर पार्ट, ब्रेन साइट ऑफ एक्शन हो सकता है। तो जहां पर भी टारगेट साइट होगी वहां पर ड्रग पहुंचेगा और वहां पर अपना एक्शन देगा।
और जब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो पूरी बॉडी में ब्लड भी सर्कुलेट करती है। लेकिन ड्रग वहीं अपना एक्शन देती है जहां उसके रिसेप्टार प्रेजेंट होते हैं या जहां उसके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा उस हिसाब से ड्रग अपना एक्शन देती है। तो आर्सोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो ड्रग है वो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए पेशेंट को दी जाती है। जीभ के नीचे रख लेता है तो उसका बढ़ा हुआ बीपी मैनेज हो जाता है। हमें पता होना चाहिए कौन सा ड्रग किस कैटेगरी में आता है। फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ड्रग का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि ड्रग किस कैटेगरी में आता है। तो हमें फार्माकोलॉजी में जितने भी कैटेगरी ड्रग कैटेगरीज के क्लासिफिकेशन है वो हमें याद होने चाहिए। ये फार्माकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जितनी भी कैटेगरी है उनके क्लासिफिकेशन आपको याद होने चाहिए। जैसे बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल है एटेनोलोल। एटेनोलोल क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है। ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ठीक है, हाइपरटेंशन के केस में हमको हार्ट रेट को कम करना जरूरी होता है। हार्ट रेट का बढ़ना क्या कहलाता है, टैकीकार्डिया, और हार्ट रेट का कम होना कहलाता है ब्रेडिकार्डिया, और दोनों को साथ में हम एरिथमिया कहते हैं। तो एरिथमिया के ट्रीटमेंट में भी बीटा ब्लॉकर्स यूज होते हैं। इसका एग्जांपल है एटेनोलोल, प्रोप्रानोलोल, मेटाप्रोलोल। जो भी ड्रग्स के लास्ट में आपको एलओएल नजर आए वो बीटा ब्लॉकर होते हैं। एम्लोडिपिन जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है जिससे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। और ये भी एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है, आइडियोसिंक्रेसी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो तब यूज की जाती है जब किसी भी ड्रग का पेशेंट में एबनॉर्मल रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, जैसे प्राइमाक्विन ड्रग है, सल्फोनामाइड ड्रग है, यदि कुछ पर्टिकुलर पेशेंट को दी जाती है तो उसमें हीमोलाइसिस होने लगता है। हीमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीएस। आरबीसीएस टूटने लगता है, मतलब खून पानी बनने लगता है। तो ये कुछ ही पेशेंट में होता है। ठीक है, और नॉर्मल रिस्पॉन्स दिखा रही है ड्रग, है ना, तो इसको हम आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो मैंने आपको अभी बताया है ना। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब जब हम ओरल रूट से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो वो लिवर से होके ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, उसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। पेरेंट्रल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता क्योंकि हम डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, है ना। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट तो आपको पता ही है। एगोनिस्ट वो है जो रिसेप्टार के प्रति एफिनिटी भी रखते हैं, रिसेप्टार से बाइंड कर पाते हैं, उसको ऑक्यूपाई करके फिजियोलॉजिकल एक्शन कॉज करते हैं। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये एफिनिटी तो होती है लेकिन इनमें इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती। ये रिसेप्टार को ऑक्यूपाई करेंगे और कोई फिजियोलॉजिकल एक्शन कॉज नहीं करेंगे। तो ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन हो गई। पेंटेप्राजोल ड्रग आपने सुना होगा। ये पीपीआई पीपीआई कैटेगरी का ड्रग है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देने से क्या होता है, एचसीएल का प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि स्टमक में जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो एच आयन अवेलेबल कराते हैं जिससे एचसीएल का प्रोडक्शन होता है। तो एच आयन जब रिलीज नहीं होंगे तो एचसीएल का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो गैस्ट्रिक अल्सर के केस में ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। और रैनिटिडीन जो ड्रग है वो H2 एंटागोनिस्ट होता है, मतलब H2 रिसेप्टार का एंटागोनिस्ट है। तो हिस्टामिन को बाइंड नहीं होने देता, है ना। और जब रैनिटिडीन H2 रिसेप्टार से बाइंड होता है तो एसिड सिक्रीशन कम हो जाता है। तो इसका यूज हम अल्सर के ट्रीटमेंट में करते हैं। लिग्नोकेन आपको पता है लोकलाइज्ड एरिया में लॉस ऑफ सेंसेशन कॉज करता है, तो जो माइनर सर्जरीज होती है उसमें यूज होता है। लोकल एनेस्थेटिक का ड्रग है। सेलेकॉक्सिब ड्रग आपका कॉक्स टू इनिबिटर होता है। ठीक है, कॉक्स एंजाइम को यदि हम इनिबिट कर दें तो हमारा जो पाथवे है वो आगे नहीं बढ़ेगा और हमारे पेन मीडिएटर्स नहीं बनेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, इनका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये एक एनसेड कैटेगरी का ड्रग होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। ये क्या काम करता है, ये पेन को, फीवर को और सूजन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। और ये सेलेक्टिवली कॉक्स टू एंजाइम को इनिबिट करता है। कॉक्स का फुल फॉर्म होता है साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम। कैप्टोप्रिल जो ड्रग है वो एसीई इनिबिटर होता है। ठीक है, एसीई मतलब, एसीई का फुल फॉर्म बताएगा आप में से कोई? किसी ने क्लास ही ज्वाइन नहीं किया अभी तो। हाँ सर। एसीटी, एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो इसको कन्वर्टिंग कैप्टोप्रिल एंजाइम्स। इनिबिट करता है। और इसको इनिबिट करेगा तो कहाँ पर यूज होगा, ये हाइपरटेंशन के पेशेंट में यूज किया जाता है। इट इज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैप्टोप्रिल। और ये करता क्या है, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करता है। फाइसोस्टिग्मीन जो ड्रग है वो कोलिन एस्ट्रेस इनिबिटर होता है। कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करता है।
तो यदि हमें एसिटाइल कोलिन के एक्शन को बनाए रखना है तो हम उसके एंजाइम के इनिबिटर दे देते हैं, जिसका एग्जांपल है फाइसोस्टिग्मीन। फाइसोस्टिग्मीन क्या करता है, कोलिन एस्ट्रेस को इनिबिट कर देता है, जिससे एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन नहीं होता है। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। एंटीसाइकोटिक ड्रग वो होते हैं जो पागलपन के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, ल्यूनेटिक पेशेंट, ठीक है, जिनको साइकोसिस हो रही है, पागलपन के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसमें ड्रग यूज किया जाता है। इनफ्लोरेन जनरल एनेस्थेटिक है और ये वोलेटाइल नेचर का होता है। वोलेटाइल मतलब होता है ऐसे लिक्विड जो कि रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट होते हैं, उनको हम वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। तो इन्फ्यूरेन एक जनरल एनेस्थेटिक है। जनरल एनेस्थेटिक मेजर सर्जरी में यूज होते हैं। इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश कर देते हैं पेशेंट को। एंटीवायरल ड्रग का एग्जांपल है आपका एमेंटाडीन, जीडोवुडीन और एसाइक्लोवीर। मेट्रोनिडाजोल एग्जांपल है आपका एंटी एमोबिक ड्रग का। अमीबा का जब इन्फेक्शन हो जाता है स्टमक में, जिस वजह से लूज मोशन होते हैं और वाटर लाइक स्टूल पास होते हैं, उस केस में मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं। और एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड टाइप का एंटीबायोटिक होता है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट करता है। और सल्फोनामाइड डाई हाइड्रोफोलेट सिंथेटेज इनिबिटर होता है। ये जो एंजाइम है डाई हाइड्रोफोलेट सिंथेटेज, ये सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। इस एंजाइम को यदि हम इनिबिट करेंगे तो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, सिंथेसिस नहीं होगी, जिस वजह से बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। मैंने आपको इन्फेक्शन के बहुत सारे टाइप बताए थे, उसमें से एक टाइप होता है सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन क्या होता है, ये सेकंड इन्फेक्शन होता है। यदि बॉडी में ऑलरेडी एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बॉडी कमजोर हो गई है, और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक कर दिया और सेकंड इन्फेक्शन हो गया, तो हम उसको सुपर इन्फेक्शन कहते हैं। क्योंकि बॉडी एक इन्फेक्शन से ऑलरेडी कमजोर हो जाती है, ठीक है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म उसका फायदा उठा के सुपर इन्फेक्शन कॉज कर देता है। तो सुपर इन्फेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है। हाँ हाँ सर, कैलाश। हम्म। जैसे टाइफाइड में पीलिया हो जाता है तो वो भी सुपर इन्फेक्शन है क्या? हाँ वो सुपर इन्फेक्शन है, वेरी गुड बेटा, इसी को बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। बॉडी में एक इन्फेक्शन ऑलरेडी है, बॉडी हमारी कमजोर हो गई ना, अब कमजोर हो गई तो दूसरा इन्फेक्शन ने बहुत इजीली बॉडी पे अटैक कर दिया, बॉडी उससे लड़ ही नहीं पा रही है, तो इसी को हम बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और बैक्टीरियल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो बेटा, जब हम एक ही एंटीबायोटिक लंबे समय तक खाते हैं तो हमारी जो बॉडी है उस हमारी जो बॉडी है उसमें हमने एक बार एंटीबायोटिक खाया, फिर दूसरे दिन खाया, बार बार हम उसको खाते हैं ना, तो हमारी जो बॉडी में बैक्टीरिया है वो उसके एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है ना। वो जान जाता है कि भाई ये एंटीबायोटिक मुझे कैसे मार रही है, और फिर वो उससे बचना शुरू कर देता है। तो जिससे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया नहीं चाहता कि उसको कोई एंटीबायोटिक मार दे, बैक्टीरिया जीना चाहता है, उसको जीने की बहुत आस रहती है, तो इसलिए वो एंटीबायोटिक से बचना शुरू कर देता है। तो फिर डॉक्टर को एंटीबायोटिक चेंज करके देनी पड़ती है, तब वो बैक्टीरिया मरता है। ठीक है। और ऐसे ही एक टर्मिनोलॉजी होती है ड्रग टॉलरेंस। जब एक ही ड्रग को हम लंबे समय तक यूज करते हैं तो हमारी बॉडी उसके प्रति रेजिस्टेंस शो करती है, हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर है वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो जिस वजह से वो ड्रग हम पे बहुत बेहतर इफेक्ट नहीं दे पाती, तो उसको हम ड्रग टॉलरेंस कहते हैं। टेरिटोजेनिसिटी क्या होता है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यदि हम प्रेग्नेंट वुमेन को देंगे तो प्लेसेंटा के थ्रू उसके बच्चे में चले जाएंगे वो, और उसके बच्चे में डिफेक्ट पैदा करेंगे, है ना, जिसको हम टेरेटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। टेरेटोजेनिक इफेक्ट मतलब दवाइयों का गर्भ में पल रहे बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव, को हम टेरेटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। इससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो थोड़े से मॉन्स्टर लाइक होते हैं, मतलब उनकी आंखें फटी रहती है ना, उनका जो चेहरा है वो थोड़ा सा डरावना हो सकता है ना, आंखों का शेप एंड साइज, नोट्स का शेप एंड साइज मतलब जाइंट लाइक हो सकता है, ठीक है, मॉन्स्टर जैसा हो सकता है। हिबिचुएशन क्या होता है, मतलब हैबिट पड़ना। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो व्यक्ति खाए तो उसको हैबिट पड़ जाती है, फिर वो उन दवाइयों के बिना रह नहीं पाता, और फिर जब दवाइयों को छोड़ता है तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उसको भूख नहीं लगती, नींद नहीं लगती, फिजिकल डिपेंडेंस कॉज हो जाता है। ठीक है। उसको हैबिट पड़ जाती है, जैसे नींद की गोलियां, एल्प्राजोलम, है ना, और आपका डाइजेपाम, जो एक्स शेड्यूल के जितने भी ड्रग्स हैं, एम्फेटामीन है, इन दवाइयों का मिसयूज भी होता है, जिनको हम ड्रग अब्यूज कहते हैं। पेशेंट इनसे नशा करने लगते हैं और इन दवाइयों पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम ड्रग ड्रग अब्यूज कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमें पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है। ड्रग मेटाबॉलिज्म भी आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, एक बार आपको और रिवाइज करा देता हूँ। ड्रग मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, इसको डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जब जब हम ड्रग लेते हैं तो ड्रग का हमारी लिवर में केमिकल अल्ट्रेशन होता है,
ड्रग को या तो एक्टिव फॉर्म में लाया जाता है जिससे वो अपना एक्शन हमारी बॉडी में दे पाए, या तो ड्रग को इनएक्टिवेट किया जाता है, या कॉन्जुगेशन के थ्रू उसमें कोई ऐसा ग्रुप ऐड किया जाता है कि वो वाटर सॉल्युबल हो जाए और हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। क्योंकि हमारे ड्रग्स बॉडी से वही ड्रग एक्सक्रीट आउट हो पाएंगे जो कि वाटर सॉल्युबल होंगे। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का जो प्राइमरी साइट होता है वो हमारा लिवर होता है। लिवर को हम हाउस ऑफ एंजाइम भी कहते हैं। लिवर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग। और इसका पर्पस क्या है? हमारी बॉडी से हमको ड्रग को स्प्लिट आउट करना है। क्योंकि ड्रग कोई न्यूट्रिशन तो है नहीं, कोई प्रोटीन विटामिन तो है नहीं जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत पड़े। वो तो हमने किसी काम के लिए खाई थी, वो काम हो गया तो उसके बाद शरीर से हमारे ड्रग बाहर निकल जाए। ठीक है। बाहर नहीं निकलेगी तो उसका हमारे टिश्यू को, सेल को डैमेज करेगी वो। ठीक है, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। तो ड्रग का बॉडी में डिपॉजिशन और एक्यूमुलेशन, जमाव ड्रग का नहीं होना चाहिए। तो ड्रग को बाहर निकालने के लिए हमें उसको वाटर सॉल्युबल बनाना जरूरी है। क्योंकि हमारे जो किडनी है वो हमारा मेजर साइट ऑफ एक्सक्रीशन है। किडनी सबसे ज्यादा एक्सक्रीशन का काम करती है। और यूरिन से वही चीजें बाहर निकल पाएंगी जो वाटर में सॉल्युबल होंगी, है ना। जैसे ऑयल, ऑयल पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, यूरिन में तो सबसे ज्यादा पानी होता है। तो जो ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारी बॉडी से इजिली एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाई फैट कम खाओ। क्योंकि जो फैटी चीजें होती हैं वो हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगती है जिससे हमारा खून गाढ़ा हो जाता है ना। और गाढ़ा होने से हमारे खून में हाइपरलिपिडेमिया का कंडीशन डेवलप होता है। तो दो टाइप के ड्रग होते हैं, एक वो ड्रग जो एसिडिक होते हैं, एक वो ड्रग जो बेसिक होते हैं। एक वो ड्रग होते हैं जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, उनका बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हमारे बॉडी में जो सेल है उसका जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। और ये जो फॉस्फोलिपिड है इसको इजिली क्रॉस करता है लिपोफिलिक नेचर के जो ड्रग होते हैं, मतलब लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होते हैं, है ना। चोर चोर सगे भाई जैसी कहावत है ना, वो वाली बात है। लिपिड का ही मेम्ब्रेन भी बना है और लिपिड सॉल्युबल ड्रग भी है। तो वो मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस कर जाता है, तो बॉडी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस करेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में चले जाएंगे। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो ड्रग का बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक्सक्रीशन होता है। इसी को हम एडीएमई कहते हैं। ये ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होती है। फार्माकोकाइनेटिक मतलब बॉडी में ड्रग का मूवमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एक्सक्रीशन होगा। तो ये होता है एडीएमई। ठीक है, ये हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। एडीएमई पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग होता है। और जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं जिनको हम नॉन पोलर ड्रग्स भी कहते हैं, जिनको हम नॉन आयोनाइज ड्रग भी कहते हैं, ठीक है। और इनको कन्वर्ट किया जाता है पोलर ड्रग्स में। पोलर ड्रग मतलब जिसपे चार्ज प्रेजेंट होता है। जैसे NaCl पानी में आसानी से घुल जाएगा। ठीक है। NaCl को आप पानी में डालोगे, नमक को पानी में डालोगे, वो डिसोसिएट होगा, वो आयनाइज होगा। Cl पे माइनस चार्ज आ जाएगा, Na पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो NaCl डिसोशिएट हो जाएगा। तो ये पोलर नेचर का होगा, इसमें पोल डेवलप हो जाएंगे चार्ज के दो, है ना। और ये जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं ये नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, इनका आयनाइजेशन नहीं होता है। तो मेटाबॉलिज्म का पर्पस ही यही है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उसको पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाए और उस कंपाउंड को बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाए। लेकिन एक बात है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग का बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार होता है। ठीक है। और मेटाबॉलिज्म का पर्पस है कि ड्रग को इस काबिल बनाना कि वो बॉडी से बाहर निकल पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्राइमरी साइट है मेटाबॉलिज्म का वो लिवर होता है। इसके अलावा भी कुछ साइट्स होते हैं जैसे लंग्स है, आपका किडनी है। यहाँ पर भी कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। ड्रग यदि हमारी बॉडी में रिटेन करेगा तो इससे हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी होगी। और ड्रग को मेटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है और वो एंजाइम्स हमारे लिवर में होते हैं। और भी बॉडी की कुछ दूसरी साइट्स हैं जहाँ पर वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। आगे हम देखेंगे कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं। जो वाटर वो सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो बॉडी से इजीली एलिमिनेट किए जाते हैं किडनी के थ्रू। प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म में आता है लिवर, सेकेंडरी साइट में आता है ब्रेन, प्लाज्मा, इंटेस्टाइन, टेस्टीज, लंग्स और किडनी। ये सब सेकेंडरी साइट है। यहाँ पर भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। अब जब ड्रग मेटाबॉलिज्म ड्रग का होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है? तो या तो हम ड्रग को एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना। जैसे जिसका एग्जांपल है आपका PCM और प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल क्या है? बीटा ब्लॉकर है, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है या तो हम इनएक्टिव ड्रग को मोर एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। या तो हम इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव ड्रग में
कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका एग्जाम्पल है प्रोड्रग। प्रोड्रग जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में दिए जाते हैं, और जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो उनके जो मेटाबोलाइट है वो एक्टिव होते हैं और वही अपना एक्शन दे पाते हैं। मतलब बिना मेटाबॉलिज्म के जो ड्रग एक्शन ही ना दे उसको हम प्रोड्रग कहते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में दी जाती है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है, इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं और वो अपना एक्शन देते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका लीवोडोपा। ठीक है। एंटी पार्किंसन ड्रग। पार्किंसन जो डिजीज के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज होते हैं इनको हम एंटी पार्किंसन ड्रग कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है डोपामीन। डोपामीन की डेफिशिएंसी से पार्किंसन होता है। तो हम क्या करते हैं, लीवोडोपा प्रोडक्ट देते हैं, और ये जब बॉडी में जाता है तो ये डोपामीन में कन्वर्ट होता है और डोपामीन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है, जिससे पार्किंसन के पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। एग्जाम में ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है कि प्रोड्रग क्या होती है, तो प्रोड्रग इनएक्टिव फॉर्म में दी जाती है और एक्टिव उसके जो मेटाबोलाइट होते हैं वो एक्टिव होते हैं। ठीक है। तो प्रोड्रग के बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने किसी वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। और ये जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है ये कहाँ से होता है, जब हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारा जो स्टमक है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है। और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से कैपिलरी वेन्स कनेक्टेड होती है हमारे लिवर से। ठीक है। तो ड्रग अवशोषित होकर हमारे लिवर में पहुंच जाता है, और फिर लिवर में वहां पर ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब जो कुछ हम ओरल रूट से लेंगे वो लिवर को पास करके ही, लिवर को क्रॉस करके ही हमारे सर्कुलेशन में जाएगा। तो लिवर ये डिसीजन लेता है कि किस चीज को ब्लड में जाने देना है और किसको नहीं जाने देना है। ठीक है। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिसको लिवर ज्यादा रेजिस्ट करता है, तो उन ड्रग्स के हमको डोज बढ़ा के देने पड़ते हैं। जैसे हमने देखा कि भाई 100 mg तो लिवर रोक दे रहा है और हमको ब्लड में चाहिए 200 mg। ठीक है। तो हम 300 mg ड्रग दे देंगे। तो 300 mg में 100 mg लिवर रोक देगा, 200 mg ब्लड में चली जाएगी। ठीक है। तो आपका मेटाबॉलिक एंजाइम हम देखते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम होता है और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम होता है। माइक्रोसोमल का एग्जांपल होता है साइटोक्रोम P450 और मोनो ऑक्सीजिनेस। ये दो एंजाइम ऐसे होते हैं जो माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं, और ये कैटालाइटिक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, ये हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन, ये इसका काम होता है। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम में आता है आपका एस्ट्रेस है, एमाइडेज है और कॉन्जुगेज है। कॉन्जुगेज क्या करता है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन को, है ना। और ये एमाइडेज जो है वो एमाइड से रिलेटेड जो रिएक्शन रहती है, इस टाइप से ये एंजाइम काम करते हैं। अब हम मेटाबॉलिज्म के फेजेस देखेंगे। इसमें एक होता है फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप का एडिशन होता है इसमें। ठीक है। तो हम इसको फर्स्ट फेज में जैसे आपका ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, इनके जो रिएक्शंस है इसको प्रमोट किया जाता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप को या तो ऐड किया जाएगा या तो रिमूव किया जाएगा। तो एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और ऐसा इसलिए किया जाएगा कि ड्रग को बॉडी से बाहर निकाला जा सके। तो ऑक्सीडेशन के थ्रू किन ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, पीसीएम है, बारबिचुरेट्स है और आइबुफेन है। आइबुफेन एनसेड कैटेगरी का एनाल्जेसिक ड्रग है। बारबिचुरेट्स कहाँ यूज होता है कैलाश? बारबिचुरेट्स किस कैटेगरी का ड्रग है? बारबीक्यूरेट सर उसमें आता है सेडेटिव सीएनएस में क्या? हिप्नोटिक, सेडेटिव हिप्नोटिक्स। हाँ और पीएनएस सर। और पीएनएस, पीसीएम, पीसीएम का फुल फॉर्म पैरासीटामोल। ठीक है। तो ये ड्रग्स ऑक्सीडेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं। रिडक्शन के थ्रू कौन से ड्रग होते हैं, वॉरफेरिन और क्लोराम्फेनिकॉल। क्लोराम्फेनिकॉल एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, और वॉरफेरिन क्या है, हेपेरिन वॉरफेरिन एंटी कोएगुलेंट ड्रग। ठीक है। और हाइड्रोलिसिस के थ्रू होता है आइसोनियाजाइड और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। ठीक है। इसको यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और डिलीवरी को फैसिलिटेट करता है। ठीक है। इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। आइसोनियाजाइड ड्रग तो अभी हमने देखा था टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है। और फेज 2 को हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें कॉन्जुगेशन किया जाता है एसिटाइल ग्रुप का, मिथाइल ग्रुप का, ग्लाइसिन का, ग्लूटाथियोन का, और इस कॉन्जुगेशन के थ्रू ड्रग को इस कंडीशन में लाया जाता है कि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो एसिटाइलेशन का एग्जांपल है सल्फोनामाइड, आइसोनियाजाइड। मिथाइलेशन का एग्जांपल है एड्रेनालिन। ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है सैलिसाइलेट्स। ग्लूटाथियोन का एग्जांपल है आपका पीसीएम, जिसमें ग्लूटाथियोन को कंजुगेट किया जाता है। तो पीसीएम का सेकेंड फेज रिएक्शन भी होता है। अब ऐसे कौन सर से आइसोनियाजाइड के ऊपर भी दिया है आइसोनियाजाइड हाइड्रोलिसिस टाइप, में।
हाँ, दोनों दोनों में आता है ये। क्या होता है बेटा, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट फेज में ही काम हो जाता है, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट फेज में भी जाते हैं और सेकंड फेज में भी जाते हैं, ठीक है। मतलब उनको मतलब दोनों फेज से गुजरना पड़ता है तब वो एक्सक्रीट आउट होंगे, और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो केवल फेज वन से ही बॉडी में से रिमूव हो जाते हैं। ये दोनों रिएक्शन का पर्पस ये है, ड्रग को बस बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है। तो इसके लिए वो या तो फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेंगे, या तो रिमूव करेंगे, या तो कॉन्जुगेशन करेंगे। कॉन्जुगेशन में मतलब जैसे एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, है ना, आपका मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो उसको मिथाइलेशन बोलते हैं। ग्लाइसिन ग्रुप ऐड कर दिया, ग्लूटाथियोन ग्रुप ऐड कर दिया। इन सब के लिए भी एंजाइम लगते हैं, ठीक है। और ये एंजाइम सारे लीवर के पास होते हैं, और ये जो फेज वन और फेज टू रिएक्शन है कहाँ पर होते हैं, लिवर में होते हैं। और ये जो एक एंजाइम है ना, साइटोक्रोम P450, ये बहुत सारी ड्रग के मेटाबोलाइज में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, साइटोक्रोम P450। अब ऐसे कौन से फैक्टर है जो मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं? एज है, डाइट है, जेंडर है, प्रेगनेंसी है, डिजीज स्टेट है, और हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब एज ऐसी है बेटा, छोटे बच्चों के ऑर्गन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं तो उनमें भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता है। और जो बुजुर्ग होते हैं उनके ऑर्गन अब उतने इफिशिएंट नहीं रहते हैं, डिक्लाइनिंग फेज में रहते हैं बुजुर्ग, तो उनके जो ऑर्गन है वो प्रॉपर ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं। तो बूढ़ों का डोज और बच्चों के डोज में थोड़ा सा अंतर रखा जाता है ना। एडल्ट को आप डोज दोगे तो वो ड्रग को मेटाबोलाइज कर पाएगा, लेकिन छोटे बच्चे जो है ना, जो पीडिया पीडिया पेशेंट जिनको हम बोलते हैं, बच्चे, उनको, और जो एल्डरली पेशेंट है मतलब बूढ़े जिनकी एज 60+ हो गई है, तो उनका डोज थोड़ा सा कम रखा जाता है। तो एज का प्रभाव पड़ता है, डाइट का प्रभाव पड़ता है, आपकी डाइट कैसी है। जैसे कुछ लोग यदि अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो थोड़ा सा उसका डोज बढ़ा के देना पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी में थोड़ा सा टॉलरेंस डेवलप हो जाता है नशे की वजह से, है ना। और बहुत सारे ऐसे ड्रग है जो कि अल्कोहल और टोबैको के साथ, नशे के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं। जैसे डाइजेपाम। डाइजेपाम जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, डाइजेपाम उस पर उतना बढ़िया इफेक्ट नहीं दिखाता, है ना। उनको डाइजेपाम का डोज बढ़ा के देना पड़ता है। जेंडर का भी फर्क पड़ता है ना, मेल है फीमेल है, और प्रेगनेंसी का इफेक्ट पड़ता है। और आपका डिजीज स्टेट में आएगा आपका, जैसे लिवर में सिरोसिस हो गया है, लिवर में हेपेटाइटिस या कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से लिवर कमजोर हो गया है, एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो वो ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। हार्मोनल इम्बेलेंस में आता है, पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति में कोई हार्मोन कम हो गया है जिस वजह से ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। तो ये फैक्टर्स हमने देखे जो मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। हमने मेटाबॉलिज्म के फेजेस देखे, फेज वन रिएक्शन होता है, फेज टू रिएक्शन होता है। हमने मेटाबॉलिज्म का साइड देखा, मेटाबॉलिज्म हमारे लिए क्यों जरूरी है, और कौन सी ड्रग कैसे मेटाबोलाइज होती है। तो ये सब हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। कोई डाउट है बेटा इसमें आपको? नहीं सर। है ना। इसको मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसको आप ध्यान से सुनना, और इसके नोट्स आप बना लेना। आप भी ऐसे नोट्स बनाया करो बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, इससे आप जल्दी रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। ये नोट्स मतलब आपको आपके खुद के बनाने हैं, है ना। आप ऐसे नोट्स यदि नहीं बनाओगे तो आपको लाइफ में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बुक से पढ़ने से काम नहीं होता है। आपने देखा होगा जो भी व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उससे आप पूछोगे तो वो कहेगा कि हाँ मेरे नोट्स हैं। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ये आपके राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, आप में राइटिंग हैबिट डेवलप करते हैं, आप में राइटिंग स्पीड डेवलप करते हैं, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है इसका तरीका सिखाते हैं आपको। तो आपको राइटिंग वर्क जरूर करना है। पूरा सेमेस्टर निकल जाता है, ईयर निकल जाता है, आप लोग एक पेज नहीं लिखते। तो ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में आपको टाइप करके नहीं लिखना है कंप्यूटर पे, एग्जाम में आपको पेन से लिखना है। तो पेन से लिखने की आपकी हैबिट होना चाहिए। तो सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स बनाने शुरू कर देने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर विषय के आप लोग ऐसे टॉपिक चूज कर लो जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और उनके आप नोट्स बना लो, ठीक है। तो कुछ आपके ऐसे ऐसे टॉपिक होंगे बेटा जो एग्जाम में ज्यादा आए हैं, तो उनको पहले प्राथमिकता दो, उनको पहली प्रायोरिटी दो, और उसके नोट्स बनाओ। फिर उसके बाद जो थोड़े कम पूछे गए हैं, और जो चीजें ऐसी है जो कभी नहीं पूछी गई उनको आप छोड़ भी सकते हो, केवल पढ़ लो समझने के हिसाब से, और बाकी उनके नोट्स नहीं भी बनाओगे तो चलेगा आपको, है ना। तो आप सबसे पहला काम ये करो, सिलेबस में देखो कि भाई कौन से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, लगभग हर साल रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चन को आप पहले तैयार करो, ठीक है। चलो आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक हैव यू अ नाइस सर। हैव अ नाइस डे।